कल हमने न्यूटन्स केप्लर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में देखा था। कल उसके 3 लॉ देखे थे हमने। पहला लॉ जो था, पहला कौन सा था? ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड कौन सा था? लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा द टाइम पीरियड। तीसरा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का। अभी उसके आगे का जो टॉपिक है द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन जो है, ये न्यूटन ने ये बताया कि यूनिवर्स में कौन सी भी दो अगर ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो यूनिवर्स में कौन सी भी दो बॉडी, हमारा सबसे पहला वीडियो हमने ये ग्रेविटेशन में देखा था कि एक ट्री है, ट्री को एक एप्पल है, वो एप्पल को वर्टिकली डाउनवर्ड आता है अर्थ और वो जो एप्पल है, ये दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों क्या है? बॉडीज है। ये दोनों बॉडी में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों बॉडी में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये जो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काय के ऊपर डिपेंड है? ये न्यूटन ने जो बताया, ये लॉ में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो ये बताया था मैंने पहले वीडियो में कि जो अर्थ का जो मास है, अर्थ का मास ये एप्पल के कंपेयर में कैसा है? बहुत कम है करके अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो जो एप्पल है, एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी मैं हूँ, ये अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे में और अर्थ में दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मगर अर्थ की तरफ मैं खींचा रहा हूँ, अर्थ मेरे तरफ नहीं, क्योंकि अर्थ के कंपेयर में अपना मास कैसा है? निग्लिजिबल है करके। अभी वही बेस के ऊपर अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो बॉडी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये काय के प्रोपोर्शन में चलता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो बॉडी है, दो बॉडी का एक का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो दो बॉडी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them from their centers। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये तैयार करने के लिए उसने ये केप्लर्स के जो लॉ है, इसकी उसने उस समय जो उसने डाटा जो अवेलेबल किया था, ये केप्लर ने उसकी हेल्प करके वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई किया। अभी ये केप्लर जो साइंटिस्ट था, ये केप्लर साइंटिस्ट एक हेल्पर का काम करता था। यानी उस समय का जो साइंटिस्ट, जो 16th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट काम करते थे, ये टाइको ब्राहे, ये साइंटिस्ट के अंडर में वो वर्क करता था। अभी ये टाइको ब्राहे यानी एक ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर था, एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था। उसके अंडर में ये केप्लर जो था, ये केप्लर वर्क करता था, एक हेल्पर का काम करता था। मगर उसकी डेथ होने के बाद में केप्लर उसके ऊपर यानी वो उसके ये टाइको ब्राहे के जो प्लेस थी वहाँ पे इसको अपॉइंट किया गया। और फिर उसने एस्ट्रोनॉमी की उसकी स्टडी उसने कंटिन्यू की। ये प्लैनेट की पोजीशन, उसके रोटेशन, रिवोल्यूशन, इसकी पूरी स्टडी की। और उसने वो जो डाटा जो है वो एक बुक में लिख के रखा, और वो डाटा की वो स्टडी करके किसने? न्यूटन ने। और अपने वो पोस्टुलेट उसने कंटिन्यू की। और फिर उसने जो लॉ निकाला, अभी उसका जो लॉ है इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर अभी ये लॉ जो है, ये लॉ कि दो बॉडी है, सपोज दो बॉडी है, एक बॉडी है कि जिसका मास m1 है, दूसरी एक बॉडी है, ये दूसरी एक बॉडी है कि जिसका मास m2 है। और ये दोनों जो बॉडी है, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे से कितने
कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं इज द डिस्टेंस डी लो या इसको आर में लेते, कई बुक में उसको आर में लिया। दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों जो है दोनों अभी एक बॉडी का मास जो है इज m1 है और दूसरी जो बॉडी है कि जिसका मास m2 है, ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे से उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं d, ये डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए। तो ये दोनों बॉडी में क्या आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी ये दोनों बॉडी में क्या आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी ये बॉडी और ये बॉडी, अभी ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बॉडी क्या करती है, ये बॉडी के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रही है। ए बॉडी है, सपोज ये ए बॉडी है और ये बॉडी बी है, तो ए बॉडी क्या कर रही है बी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, पुल करने के लिए ये क्या करती है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो बी बॉडी भी क्या करती है ए बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों बॉडी में क्या है ये भी यह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बॉडी भी क्या कर रही है इसके ऊपर, बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर क्या कर रही है फोर्स अप्लाई कर रही है, दोनों में से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फोर्स, ये दोनों में जो फोर्स है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये किसके प्रोपोर्शन में चलता है इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सेकंड इसमें the force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, the square of distance between them from their centers, and inversely proportional to the square of distance between them from their center। अभी ये जो डिस्टेंस लिए जाता वो उनके सेंटर से ही लिए जाता। अभी ये सेंटर जो है ये सेंटर स्फीयर के लिए, स्फीरिकल बॉडी के लिए, यानी जिनको जो ऑब्जेक्ट है जिनको एक ज्योमेट्रिकल शेप है उनके लिए वो सेंटर कंसीडर किया जाता। और जिनको इरेगुलर शेप है जैसा स्टोन है, इसको क्या है या अपनी बॉडी ऐसा परफेक्ट शेप नहीं है, मगर फिर इनके लिए कौन सा कंसीडर किया जाता, उनका भी सेंटर ही कंसीडर किया जाता, मगर उनका सेंटर का मास कंसीडर किया जाता। अभी सेंटर मास निकालना इतनी थोड़ी हार्ड प्रोसेस है, इतनी इजीली उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। और उसका जो मास वो सेंटर कंसीडर किया जाता जिसकी इरेगुलर शेप वाले, और जो रेगुलर शेप वाले है ज्योमेट्रिकल शेप वाले उनका सेंटर कंसीडर किया जाता। हमारा जिनका इरेगुलर स्टोन है या इनको अपनी बॉडी है, हमारा सेंटर ऐसा फिक्स नहीं है, मगर वो सेंटर निकालने के बाद में कि जहां अभी सपोज अपनी बॉडी अगर इसको सेंटर अगर निकालने का तो बॉडी के ऊपर जहां अपनी बॉडी बैलेंस होगी, यहाँ खड़े रहने के बाद में सपोज एक सपोर्ट है यहाँ पे अपने को ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा, तो ये रखने के बाद में जहाँ बॉडी अपनी क्या हो जाएगी इससे बैलेंस नहीं होंगी, मगर बाद में थोड़ी देर के बाद में अपन उसका सेंटर अगर एडजस्ट करते गए तो जहाँ सेंटर है कि बॉडी कैसे रही अपनी अभी टोटली हॉरिजॉन्टल रही, वो सेंटर रहेगा अपने बॉडी का, वहां पे अपना पूरा मास जो है वो मास कॉन्सेंट्रेट है, वो इरेगुलर बॉडी के लिए वो कंसीडर किया जाता। मगर जो स्फीरिकल बॉडी है ये स्फीरिकल बॉडी का ये सेंटर यहाँ पे ये सेंटर कंसीडर किया जाता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ये अगर ये इक्वेशन अगर कंबाइन लिखने का है तो हम कैसा कंबाइन लिखेंगे, the force of attraction is directly proportional to the product of m1 m2 upon क्या लिखेंगे अभी इसको d square, means ये directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them from their centers। तो अभी इसमें क्या होगा कि
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर ये अगर बढ़ा है, मास अगर बढ़े, मासेस अगर बढ़ा है, तो क्या होगा कि फोर्स भी बढ़ेगा। मासेस अगर बढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता, ये अगर एक बढ़ा तो ये दूसरा भी बढ़ता है। ये दूसरा कब बढ़ता है, जब पहला बढ़ता है। अगर ये अगर कम हो रहा है, यानी ये कम हो रहा है, क्या होगा, तो ये मासेस कम हो रहे हैं। मास अगर कम हो गए तो फोर्स भी कम होगा। पर इसके अगेंस्ट में क्या होता कि अगर डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्स में है ना, अगर डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, डिस्टेंस कम अगर हो रहा तो फोर्स बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा। तो अभी इसको अगर कैलकुलेट करें तो F इक्वल टू क्या लेंगे, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G कैपिटल G m1 m2 अपॉन r अपॉन d स्क्वायर। अभी G is the constant of proportionality. G is the constant of proportionality. That constant called as an universal gravitational constant. Universal gravitational constant G. तो G की वैल्यू जो है वो 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ये साइंटिस्ट ने ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अभी वो वैल्यू कैसे निकाली गई तो उसके एक लेंथ कैलकुलेशन है वो 11th में। अभी फिलहाल हमको क्या देखना है, इसका बेस देखने का है। तो 11th 12th में तुम्हारे इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए दिए जाएंगे और उसमें उसकी स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ फिलहाल उसकी बेस की स्टडी करनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसका लॉ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them from their centers. तो करके भी F is equal to G m1 m2 upon d square। अभी अगर मास अगर डबल किया, मास अगर डबल अगर किया, ये दो बॉडी है, ये दो बॉडी में एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। अभी क्या किया, सपोज ये m1 बॉडी का जो मास है ये अगर डबल किया तो ये दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करने का। तो क्या आएगा, अभी सेकंड फोर्स निकालेंगे। अभी ये पहले यह फोर्स के बारे में हुआ ना, ये पहले बॉडी का मास m1 था, इसका मास m2 था, तो इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ये था। मगर अभी मास इसका डबल किया तो इसके लिए अभी फोर्स लेंगे हम F डैश, तो इज इक्वल टू G कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अभी m1 का मास क्या किया, पहले जो उसका मास था उसके डबल में किया, तो वो क्या होगा, ट्वाइस m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बराबर। अभी क्या किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। F डैश इज इक्वल टू 2G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर मींस क्या होगा, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर मींस F। तो क्या आएगा वो F डैश, यानी वो सेकंड जो फोर्स आता है अभी मास डबल करने के बाद में वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ F। यानी जो सेकंड जो फोर्स अप्लाई होगा अभी मास डबल करने के बाद में, तो पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके डबल में हो जाएगा। मास बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, डबल में होगा। यानी पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में था उसके क्या होगा, अभी मास डबल करने की वजह से
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डबल में होगा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेकंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डबल में होगा। अभी डिस्टेंस डबल में किया, अगर डिस्टेंस डबल में कर रहे हैं तो अभी दोनों बॉडी में फोर्स अगर डबल में, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस डबल में कर रहे हैं, जब दोनों का मास m1 m2 था तो उस समय डिस्टेंस जो था वो d स्क्वायर था, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है। अभी डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, पहले डिस्टेंस से डबल में कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स जो है वो लेस हो जाएगा, 4 यूनिट से वो कम हो जाएगा। वो कैसा होगा अभी देखो, अभी फोर्स ये है, अभी फोर्स क्या किया, अभी डिस्टेंस बढ़ाया तो डिस्टेंस डबल किया, तो डिस्टेंस डबल करने की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अभी उस समय, अभी उसके लिए हम फोर्स ले रहे हैं f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d, अभी डिस्टेंस क्या किया, पहले डिस्टेंस से डबल किया, मींस 2d का स्क्वायर, d का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस 2d, पहले डिस्टेंस क्या था d, अभी डिस्टेंस क्या किया, डबल नहीं किया, यानी पहले डिस्टेंस से डबल नहीं किया, तो क्या हो जाएगा अभी 2d का स्क्वायर। तो अभी इसको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, g m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा अभी है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये d स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा ये g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये 1/4 इसको अलग लिया हमने, 1/4 इसको अलग किया, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर मींस f, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर मींस f, यानी वो f डैश का लेना, f डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ f, 1/4 ऑफ f, यानी पहला जो फोर्स था वो क्या होगा, सेकंड फोर्स से 4 टाइम्स हो गया। ये जो फोर्स है अपना पहला जो फोर्स है, वो पहला फोर्स कैसा रहा, सेकंड में डिस्टेंस क्या किया, 2 टाइम्स से बढ़ाया, तो 2 टाइम्स से डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से पहला जो फोर्स है, पहले फोर्स ये सेकंड फोर्स से 4 टाइम्स बढ़ गया, यानी सेकंड फोर्स क्या हुआ, 1/4 टाइम्स पहले फोर्स से कम हो गया। पहले फोर्स से यानी जो सेकंड जो फोर्स है, सेकंड फोर्स यानी कौन सा फोर्स, जब डिस्टेंस हमने डबल में किया उस समय का जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा रहेगा, पहले जो फोर्स है वो फोर्स से 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी सेकंड फोर्स क्या होगा, यानी पहला फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स सेकंड फोर्स से ज्यादा होगा, 4 टाइम्स, पहला फोर्स 4 टाइम्स सेकंड फोर्स से ज्यादा होगा। ऐसा है यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन है। अभी आगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा जो आएगा कि हम उसको सेकंड वीडियो में देखेंगे।